लर्नर्स, वेलकम टू चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस के टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स को कंप्लीट किया था। उस वीडियो में हमने अकाउंटिंग के मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स के टॉपिक को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस के साथ। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग हमें पता होना जरूरी है। तो वही बेसिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, और सिद्धांत का मतलब होता है कुछ गाइडलाइंस जिनके ऊपर कोई भी सब्जेक्ट आपका काम करता है। तो लिखा हुआ है, इन इंडिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ICAI के बारे में आपने सुना होगा। ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में अकाउंटिंग के लिए गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करता है। देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब वो होता है जिनको हम किसी काम को करते हुए फॉलो करते हैं, जो रूल्स, सिद्धांत, नियम हम अपने लिए बनाते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। तो इंडिया में अकाउंटिंग को भी करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और उनको कौन बनाता है? ICAI। और जो स्टैंडर्ड इंडिया में अकाउंटिंग के लिए बनाए गए हैं उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, AS आप शॉर्ट फॉर्म देखते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमारा ICAI बनाता है, और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे ही इंडिया में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सेट किया गया है, अकाउंटिंग गाइडलाइंस को सेट किया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड गाइडलाइंस। जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइन that govern how financial statement are prepared and presented। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे फंडामेंटल गाइडलाइंस है, जो बताते हैं कि कैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक ऑफ अकाउंट तैयार की जानी है और कैसे उनको प्रेजेंट किया जाना है। दे इंश्योर कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखे बनाए गए हैं कि अकाउंटिंग जो हमारी रिपोर्टिंग हो रही है उसमें कंसिस्टेंसी हो, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता हो, और कंपेरेबिलिटी भी हो। कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर किया जा सके, और वो तभी पॉसिबल है जब सभी कंपनियां एक जैसे स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को फॉलो करे। तो आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्लियर हो गया हो। इन शॉर्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ गाइडलाइंस है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे जो अकाउंटिंग है उसको कहीं ना कहीं गवर्न करती है, हमें बताती है कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जानी चाहिए और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये आपके कहीं लगभग 10 या 11 प्रिंसिपल्स है, इनको हम अब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो अपने ओनर से अलग है, बिजनेस की एंटिटी अलग है और ओनर अलग है। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होता है कि जो बिजनेस और ओनर के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही है, चाहे वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो या ओनर ने जो कैश विड्रॉ किया हो, वो उनको प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाए। बिजनेस ओनर या अदर बिजनेस से अलग है, ताकि अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और रिलायबिलिटी बनी रहे। तो जैसे आप देखते हो कि जब ओनर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल के नाम से शो करते हैं, लायबिलिटी साइड। और जब कोई भी ओनर अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है, भले ही वो उसी का ही बिजनेस है, लेकिन उसको हम अभी को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ड्रॉइंग्स के नाम से। ड्रॉइंग के नाम से आहरण आपने हिंदी में सुना होगा, हम उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए बिजनेस और उसके ओनर को अलग अलग रखा गया है। द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग स्टेट दैट ए बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी कीप सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स ओनर और अदर बिजनेस। तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन उसके ओनर से और दूसरे बिजनेस से अलग
होती है, तभी जाके हम सही से अपना अकाउंट का मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका अक्रूवल प्रिंसिपल। तो अक्रूवल प्रिंसिपल जो आपका है ये कहीं ना कहीं हमें कहता है कि जो रिवेन्यू और एक्सपेंस है वो तभी रिकॉर्ड कर लिए जाने चाहिए जब वो अकर हो गए हैं, ना कि उनको कैश में पेड करने का इंतजार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं से 1,000 रुपये कमीशन के अर्न किए बट हमें वो अभी रिसीव नहीं हुए, तो मान लो हमने वो 2023 में अर्न किए और हमें वो अमाउंट रिसीव होता है 2025 में, तो जो हमारा 1,000 रुपये का कमीशन था उसको हम 2023 के ही रिवेन्यू मानेंगे, चाहे भले ही हमें वो 2025 में रिसीव हुआ हो, क्योंकि सही मायने में हमने उसको अर्न तो 2023 में ही किया था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, देखो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल तो सिंपल मीनिंग समझ आता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब कोई चीज़ लगातार निरंतर क्रम से करना, कंसिस्टेंसी, उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। जैसे अकाउंटिंग में हम कई तरीके की टेक्निक्स फॉलो करते हैं, मेथड्स फॉलो करते हैं, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब कोई कंपनी एक बार कोई प्रिंसिपल अडोप्ट कर लेती है, कोई मेथड अडोप्ट कर लेती है, तो उसे सेम मेथड को ही लगातार यूज करना चाहिए। वो उसको उस मेथड को या टेक्निक को तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक वो उसके लिए ज़रूरी ना हो या उसको चेंज करने से उसे कोई फ़ायदा हो रहा हो। उस सिचुएशन में उसको बदल सकते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कोई नियम बनाया गया हो कि इस तरीके को बदलना ज़रूरी है, तो इन सिचुएशन में ही आपको उस मेथड को, उस टेक्निक को बदलना चाहिए। बार बार आपको नई नई टेक्निक्स के साथ काम नहीं करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इंश्योर डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपेरेबल फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का ये भी फायदा होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको पता है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन होता चला जाता है, जैसे कि आपका 2020 का रिकॉर्ड, 22 का, 24 का, 25 का, तो जब हर साल एक ही टेक्निक को, एक ही मेथड को फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो ये आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी तरीका, कोई भी टेक्निक हमें कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है, अननेसेसरी उसको चेंज नहीं करना। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। देखो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, फोर्सेबल फ्यूचर, भविष्य में लगातार कंटिन्यू होता रहेगा। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते, अगर आपका पीरियड फिक्स है तो बात तो अलग है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस भविष्य में भी ऑपरेट होता रहेगा। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इसी वजह से आप देखते हो कि जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको हम अकाउंट के अंदर कहीं ना कहीं लिक्विडेट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते, कॉस्ट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अभी हमें बिजनेस को लिक्विडेट होने के कोई भी चांस नहीं है। तो हम बिजनेस का एक फोर्सेबल फ्यूचर, लंबे पीरियड तक एक लाइफ मानकर चलते हैं। वो बात अलग है कि अगर आपकी लिक्विडेशन की कोई सिचुएशन आ रही है, इंसॉल्वेंसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो बिजनेस बंद हो सकता है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल आपका हमें कहता है कि एक्सपेंस शुड बी मैच विद द रिवेन्यू, दे हेल्प टू जनरेट विद इन द सेम पीरियड। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो आपके एक्सपेंस है वो रिवेन्यू के साथ मैच करने चाहिए सेम पीरियड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने इस साल 50,000 की सेल की, कितने की? 50,000। तो इससे रिलेटेड जो खर्चे हुए वो भी इसी पीरियड के अंदर मैच हो जाने चाहिए। The principle is the basis for accrual accounting, ensuring that expense are recorded when they contribute to revenue generation, not necessarily when they are paid. तो एक्सपेंस और रिवेन्यू इस तरीके से रिकॉर्ड होने चाहिए कि जैसे जब रिवेन्यू हुआ तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हुए वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए, चाहे उनका पेमेंट हुआ हो या पेमेंट ना हुआ, चाहे वो रिवेन्यू रिसीव हुई हो या रिवेन्यू रिसीव ना हुई हो। तो एक्सपेंस और रिवेन्यू को हम इस प्रिंसिपल में मैच करते हैं और इसे मैचिंग प्रिंसिपल के नाम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट।
एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट एज देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जो हमारी बैलेंस शीट बनती है, फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट नाम का एक स्टेटमेंट बनता है, तो उसमें हम कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट पे अपनी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। एसेट मतलब आपकी संपत्ति जो आपके पास है। कॉस्ट का मतलब जैसे आपने कोई मशीनरी 50,000 की खरीदी, उसमें 5,000 का अदर एक्सपेंस आया इंस्टॉलेशन वगैरह का, तो उसकी कॉस्ट हो गई 55,000। तो 55,000 ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। द प्रिंसिपल प्रोवाइड ए क्लियर ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑल्थो इट मे नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट वैल्यू। तो हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर जो हमारी एसेट है उनको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड ना करके हम कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। यह आपका कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, सिंपल कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन अकाउंटिंग चूज अ मेथड दैट रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट। देखो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उसको अज्यूम मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कोई लॉस के चांसेस है तो उसके लिए अभी से ही प्रोविजन कर लो। यह आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। कहीं ना कहीं अगर आपको किन्हीं दो तरीकों में चूज करना है तो आप उस तरीके को चूज करेंगे जहां आपका प्रॉफिट कम है। मतलब आप एक ओवर प्रॉफिट को अज्यूम करके नहीं चलेंगे। द गोल इज अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम और एसेट। मतलब भविष्य में कोई लाभ होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन अभी आपको कहीं ना कहीं कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना है। आपको जो अभी आपकी निश्चित प्रॉफिट है उनको ही आप अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसका आपको प्रोविजन कर लेना चाहिए। ये आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल आपका कहता है कि जो आपकी मटीरियल चीज़ें हैं, ठीक है, जो कीमती चीज़ें हैं, आप उनको ही रिकॉर्ड कीजिए। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंसिडर मटीरियल इफ इट ओमिशन और मिस स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं मान लो आप स्टेशनरी खरीद रहे हो तो उसमें 5 रुपए की पेंसिल है, पेन है, तो आप उसको अलग अलग रिकॉर्ड ना करके स्टेशनरी के नाम से रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन जैसे आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए की, तो उसको आपको प्रॉपर शो करना होगा, क्योंकि उसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उस ट्रांजैक्शन का एक बड़ा इफेक्ट होने वाला है। मान लो आप ऑफिस में चाय नाश्ता कर रहे हैं तो उसको अलग अलग रिकॉर्ड ना करके आप पर मंथ के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उतनी मटेरियल नहीं है। लेकिन जो आपकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करना होगा। ओनली इन्फॉर्मेशन दैट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू इम्पैक्ट डिसीजन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको अलग अलग करके शो करना होगा, बाकी छोटी छोटी चीज़ों को आप ग्रुप में भी शो कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, देखो सबसे सिंपल प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अभी आपका अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल और हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम बाकी बचे हुए प्रिंसिपल को भी कवर करेंगे। वो पार्ट आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। थैंक यू।